साथियों नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो अभी तक हम लोग मैंने कहा था आप लोगों से कि हम सब अब जहां तक पढ़े थे उससे पहले आज से पहले उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आगे यानी पाठ संख्या 3 जिसका नाम है जल संसाधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग अपने पूर्व ज्ञान से परिचित होते हैं और यह जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो साथियों, हम लोगों ने पाठ 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, उसके बारे में जानकारी कर लिया था। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव अपने लिए कर लेता है, उसे संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तु जो पृथ्वी पर तो है लेकिन मानव उसका प्रयोग अभी करना नहीं जानता है, उसे हम लोग संसाधन नहीं कह सकते हैं। संसाधन होने के लिए उसका प्रयोग मानव करे, यह बहुत ही आवश्यक होता है, तभी उसको हम संसाधन कहेंगे। और संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके प्रयोग के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन को कई भागों में बांटा गया है। संसाधन को पहले उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 होता है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। यानी वह संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन, तथा जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। यानी वे संसाधन जो एक निश्चित प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं, तथा वे संसाधन जिनको प्रकृति हमें निरंतर प्रदान करती रहती है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, यह धरती में निश्चित मात्रा में है और एक निश्चित समय के बाद यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन हवा, जल, यह हमें प्रकृति निरंतर रूप से प्रदान करती रहती है और यह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसीलिए क्योंकि प्रकृति हमको इसको हमेशा प्रदान करती रहती है। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले बताया है। मैंने बताया था कि जैसे खेत है वह आपका है, उस पर आपका व्यक्तिगत स्वामित्व है, वह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। और जैसे आपकी गांव की ग्राम समाज की ज़मीन हो गई, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय महत्व की जो भूमि है या संसाधन है उसको हम लोग राष्ट्रीय कहते हैं। और 2 देशों के लिए महत्व रखने वाले संसाधन जो है जिस पर दोनों देशों का अधिकार हो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर। तो संभावी यानी वे संसाधन जिनकी रिसर्च हो चुकी है और यह माना जा रहा है कि वहाँ से संसाधन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ मिल सकता है, उसे हम लोग संभावित संसाधन के नाम से जानते हैं। विकसित संसाधन यानी जैसे जो इस समय खान है जहाँ से कोयला, गैस, डीजल, पेट्रोल इत्यादि निकाला जा रहा है तत्काल में, उसे हम लोग विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। और भंडार, भंडार जैसे पुष्टि तो हो गई है कि वहाँ पर कोई संसाधन है लेकिन तत्काल में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और ऐसी खाने जिनको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है कि भविष्य में इनके प्रयोग को स्टार्ट किया जाएगा, उसे हम लोग संचित कोष के नाम से जान। इसकी विस्तृत हम लोग चर्चा इसके पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये तो वही संसाधनों के प्रकार हो गया विस्तृत में जिसको हमने बता दिया, वही है। उसके बाद संसाधन एवं विकास।
देखिए, संसाधन एक निश्चित है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएगा और हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कहीं कहीं पर जल की समाप्ति हो गई है, जल प्रदूषित हो गया है, तो वहाँ के लोग सामना कर रहे हैं समस्याओं का। उसी प्रकार हमको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, वह है सतत एवं पोषणीय विकास। मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग इस प्रकार किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए वह सुरक्षित रहे, तो उसको हम लोग सतत एवं पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। उसके बाद रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और इसी सम्मेलन में सतत एवं पोषणीय विकास का नारा दिया गया, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि वह आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रहे। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था संसाधन नियोजन के बारे में। तो हमने बताया था संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। और हम लोगों ने भू संसाधन के बारे में पढ़ा था, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर क्या पाया जाता था। हमने जानकारी प्राप्त की थी कि पूरे पृथ्वी के 27% भूभाग पर पठार है, 30% भूभाग पर पर्वत है और बाकी बचे 43% भूभाग आपका मैदानी है। इसी पर खेती बाड़ी वगैरह की जाती है। और हम लोगों ने यह भी जाना था कि भूमि निम्नीकरण यानी भूक्षरण क्या है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। यानी भूमि की ऊपरी परत से उसकी उर्वरता का कम होना भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके कई कारण हमने बताया है और इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं, इसको भी हम लोगों ने जाना था। इसके बाद हम लोगों ने मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा। मृदा भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव इसका प्रयोग अपने लिए करता है और मृदाओं को कई भागों में बांटा गया है और इसका एक बाकायदा मैप जो इम्पोर्टेंट है, इसको हमने बताया था कि मृदा कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे सबसे पहले पर्वतीय मृदा, यानी भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ हिमालय विराजमान है, तो यह पूरा क्षेत्र जो है यह पर्वतीय मृदा से ढका हुआ है। यह वाला क्षेत्र आपका हो गया, यह हो गया और यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ मृदा, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं यह तमाम प्रकार की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इस मृदा का निर्माण हुआ है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की खेती लगभग की जा सकती है, तो इसे हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। यह आपका जलोढ़ मृदा है, यह आपका पहाड़ी मृदा है। इसके बाद हम लोगों ने लाल और पीली मृदा के बारे में बात किया था। यह देखिए, यह आपका लाल और पीली मृदा है। काली मृदा, इसको जो है कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। कपासी मृदा, हमने लेटराइट और शुष्क मृदा के बारे में भी पढ़ा था। यह देखिए, कहीं कहीं यह लेटराइट, यहाँ किनारे पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और ये राजस्थान वाला क्षेत्र जो है पूरा, उसको हम लोग शुष्क या बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने बात किया था मृदा संरक्षण के बारे में, यानी मृदा का किस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसका कम से कम ह्रास हो, कम से कम नुकसान हो। तो हम लोगों ने पाठ 1 में इतना पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके प्रश्न और उत्तर को देखा था और उसके बाद हम लोगों ने पाठ 2 जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था।
वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए, अब तक हम लोगों ने मात्र संसाधन के बारे में जाना था कि संसाधन किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सुन रहे हैं संसाधन से पहले दो शब्द वन एवं वन्य जीव संसाधन। यह क्या हो गया? जैसे क्या है कि अपने पास जो पेड़ पौधे होते हैं उसका प्रयोग तो मानव अपने लिए करता ही है। लकड़ी का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, ईंधन के रूप में, घर बनाने के लिए तमाम प्रकार से लकड़ी का उपयोग होता है। तो लकड़ी कहाँ से? वन से प्राप्त होती है ना, जिसको हम लोग वन का प्रयोग अपने जीवन में कर लेते हैं। अभी हमने परिभाषा बताया था कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुई वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव अपने लिए करता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन या संसाधन के नाम से जानते हैं। तो यह क्या हो गया? वन का प्रयोग मानव अपने लिए कर लिया, इसलिए वन को हम लोग संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद वन्य जीव, कुछ वन में पाए जाने वाले जीव ऐसे होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। जैसे ये गाय हो गई, भैंस हो गई, पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन इंसान ने धीरे धीरे इनको अपने प्रयोग में लाना स्टार्ट कर दिया, तो ये संसाधन बन गए। उसी प्रकार से कुछ जंगली जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं। जैसे गिद्ध पाया जाता था, पहले गिद्ध पर्याप्त मात्रा में अपने एरिया में रहते थे, लेकिन तत्काल में यह क्या हो गए? विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन गिद्ध भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी था, क्योंकि जो जानवर वगैरह जिन मर जाते थे उनको लोग ऐसे ही दफनाते नहीं थे, फेंक देते थे, जो प्रदूषण फैलाते थे। तो गिद्ध क्या करता था? गिद्ध इनको जो है साफ करता था, इसलिए इसको प्रकृति का अपमार्जक भी कहा जाता है गिद्ध को। लेकिन तत्काल में यह समाप्त हो गया है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, और एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, उसने जो है इन प्राणियों को, वन को, वन्य जीव को कितने भागों में बांटा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे संकटग्रस्त, संकटापन्न, अति संकटग्रस्त, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमने वन के बारे में पढ़ लिया था, वन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने जान लिया था वन 3 प्रकार के होते हैं। रक्षित आरक्षित वन, यानी जिसमें बिल्कुल ही प्रवेश वर्जित हो आम इंसान का। रक्षित वन, जिसमें रहने वाले आदिवासी अपना भोजन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन, जिसमें आम जनमानस आ जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी किया था। समुदाय और वन संरक्षण हमने बताया था कि कई समुदाय मतलब क्या? व्यक्तियों का समूह। जब व्यक्तियों का समूह कोई काम जुट करके करता है उसको समुदाय कहते हैं, यानी समुदाय वह कार्य कर रहा है। तो कई समुदाय ऐसे हैं जो स्वयं वन और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील हैं और इसके संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे राजस्थान के कुछ लोगों ने एक सरिस्का बाघ रिजर्व घोषित कर दिया कुछ ज़मीन को। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला था, इसको भी लोगों ने चलाया था अपने जंगल को बचाने के लिए। एपिको आंदोलन हमने बताया था आप लोगों को, दक्षिण भारत में चलाया गया था। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ लकड़ी ही नहीं, वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे पेड़ पौधे जो हैं, हमारे यहाँ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पूजनीय माने जाते हैं, जैसे वट वृक्ष हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तो ये सब पूजनीय माने जाते हैं और इस प्रकार भी हम लोग उनको बचाने में सफल होते हैं। जैसे लोग कहते हैं पीपल को नहीं काटना चाहिए, आम को नहीं काटना चाहिए, तो इससे नुकसान क्या होता है कि यदि इसको हम काट देंगे तो प्रकृति का संरक्षण नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो पुरानी परंपराएं हैं वह भी कहीं ना कहीं प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान देती हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसी में पढ़ा था उसके बारे में, बाघ परियोजना के बारे में। 1973 में एक परियोजना चलाई गई थी जिसको हम लोग बाघ परियोजना के नाम से
जानते हैं। बाघ परियोजना, इसमें बाघों का संरक्षण किया गया था, याद रखिएगा 1973 में। और आपके भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 546 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। पूरे भारत में 2967 बाघ इस समय हैं। तो हम लोगों ने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के बारे में थोड़ा सिर्फ ओवरव्यू ले लिया जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, लेकिन हमारा मेन टारगेट है स्टार्ट करना पार्ट 3 जिसका नाम है जल संसाधन। हम लोग सुनते आए हैं जल ही जीवन है। यहाँ भी आप लोग संसाधन शब्द से परिचित हैं और शायद अब हमको बताना नहीं पड़ेगा कि जल को संसाधन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जल जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मानव जल का प्रयोग अपने लिए करता है कि नहीं करता है? करता है। अरे भाई आप लोग पानी पीते हैं? पीते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो पानी ना पीता हो। तो हम लोग जब जल का प्रयोग अपने लिए कर ले रहे हैं, यानी मानव किसी प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जल क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव अपने लिए कर लेता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन या संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए जल क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि मानव इसका प्रयोग अपने लिए कर रहा है और यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जल का महत्व क्या है और किस प्रकार से आजकल जल कम होता चला जा रहा है और लोग तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जल दुर्लभता क्या है, जल का संरक्षण कैसे किया जाए, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। और इस तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे, यह देखिए एक कोलकाता की तस्वीर है जहाँ पर वर्षा के मौसम में एक बालक पानी इकट्ठा कर रहा है, वो भी पीने के लिए। आप लोग नीचे की तस्वीर में देख रहे होंगे एक महिला है, कश्मीर की सीन है, और यह जो है पानी भरने ना जाने कितने दूर जा रही है। यह लंबी कतार आप लोग देख सकते हैं पानी भरने के लिए लगी हुई है। हम लोग इन समस्याओं से ना जूझें भविष्य में, इसलिए हमको जल संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में कि हम लोग जल के महत्व को जानें। जल ही जीवन है, इसको समझें। उसके बाद हम लोग तमाम प्रकार के जानेंगे किस प्रकार से मल्टीनेशनल्स कंपनियां जो हैं पानी को आजकल व्यापार बना चुकी हैं। हम लोग जानेंगे बांध के बारे में कि बांध बना करके जल का संरक्षण कैसे किया जाता है, उसका तमाम प्रकार से उपयोग कैसे किया जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सब यह भी जानेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, कब चलाया गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैप का एक शानदार टॉपिक, मैप भूगोल से आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का मैप आता है। मैप आपको खाली दिया जाता है, उसमें पूछ देता है, इसे पूछ देगा कि भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर बनाया गया है, कोटा बैराज कहाँ पर है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है। तो इन सब को जो है आपको दर्शाना पड़ता है उस खाली मैप पर। उसके लिए यह शानदार यहाँ से 1 नंबर फिक्स रहता है हमेशा। नदी पूछ देता है, ये देखिए भारत की तमाम नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, शारदा, ये जो है तमाम नदियां हैं। घाघरा है, गंडक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पर हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा और ताप्ती यह 2 प्रमुख नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। बाकी देखिए सभी नदियां लगभग यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन
यह वीडियो लंबी ना हो, इसलिए बस यहीं पर चर्चा रोकते हैं और साथ ही साथ यह जानेंगे कि यह देखिए क्या है, जल संरक्षण का एक विधि है। छत के ऊपर टैंक बनाया जाए और उसको फिर नीचे पाइप द्वारा नीचे ला करके गड्ढे में एकत्रित किया जाए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जब घर बनाया जाता है तो उसके ऊपर टैंक बनाना अनिवार्य है, अन्यथा इंजीनियर आपका नक्शा पास नहीं करता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, बांस के द्वारा किस प्रकार से सींचा जाए खेतों को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं विस्तृत चर्चा के साथ। पार्ट नंबर 3 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।